हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3 न्याय प्रिय राजा, जो कि एक एकांकी है, जो कि पुस्तक भाषा गामिनी कक्षा 5 का पाठ है। आरंभ करने से पहले सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जो ज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध कहलाए। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही शांत एवं परोपकारी स्वभाव के थे। इस दुनिया में जी रहे लोगों का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और सत्य की खोज में घर बार छोड़कर वन में तपस्या करने लगे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रस्तुत पाठ में हमें जीव जंतुओं से प्रेम, सेवा भाव व निस्वार्थ भावना रखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है सिद्धार्थ के बारे में, जो कि कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और आगे चलकर जिनको हमने गौतम बुद्ध माना। जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के थे और जो दुनिया में लोग हैं उनका दुख देखकर उनसे सहा नहीं जाता था और सत्य की खोज करने के लिए वह घर बाहर सब कुछ छोड़कर तपस्या करने वन में चले गए थे। ठीक है बच्चों, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जीव जंतुओं से प्रेम, सेवा भाव व निस्वार्थ भावना रखने के लिए किस प्रकार क्या क्या चीजें की जाती है और हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पात्र लिखे गए हैं: राजकुमार सिद्धार्थ, मित्र देवदत्त, महाराज शुद्धोधन। ठीक है बच्चों, राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ महल के उपवन में टहल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये वहीं पर जो भी अनुवाद दिए गए हैं वहीं पर हैं, वहीं के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धार्थ: आहा, आज उपवन कितना सुंदर लग रहा है, खिले खिले फूलों की सुगंध भी कितनी मनभावन है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि जो उपवन है आज बहुत अच्छा लग रहा है और जो फूल खिल रखे उनकी सुगंध भी बहुत अच्छी है, यानी कि खुशबू। मित्र: उपवन में बहार आई हुई है राजकुमार, यह बसंत ऋतु का ही जादू है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ: मित्र संभल कर, तुम्हारे पैर के पास एक घायल पक्षी आ गिरा है। मित्र झुककर: राजकुमार, ये तो हंस है। सिद्धार्थ गोदी में उठाते हुए: इसके कोमल शरीर में तो बाण लगा हुआ है। मित्र बाण निकालकर घाव को धो देते हैं राजकुमार। सिद्धार्थ: देखो तो मित्र कैसा घबराया हुआ है, आओ इसे अंजलि में पानी भरकर पिला देते हैं। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उपवन में आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आगे क्या हुआ, जो मित्र थे सिद्धार्थ के वह बोलते हैं कि जो बगीचे में इतना अच्छा मौसम हो रहा है वह वसंत ऋतु की वजह से हो रहा है। आगे फिर सिद्धार्थ बोलते हैं कि तुम अपने पैर के पास देखो मित्र, तुम्हारे पैर के पास एक पक्षी गिरा हुआ है। फिर वह झुककर देखता है मित्र, तो उन्हें दिखता है कि वह एक हंस है। फिर सिद्धार्थ उसको उठा लेते हैं और वह घायल होता है, वह बहुत घबराया हुआ होता है। सिद्धार्थ क्या करते हैं, उसको पानी भी पिलाते हैं अंजलि में। फिर वहां पर उनका चचेरा भाई देवदत्त आ जाता है। आगे पढ़ते हैं। देवदत्त: यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। तो जो देवदत्त है वह कहता है कि यह जो पक्षी घायल है वह मेरा है, इसे मुझे लौटा दो। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ: कौन देवदत्त, क्या तुमने इसे घायल किया है? देवदत्त: कपिला नगरी में मेरे अतिरिक्त किसका निशाना इतना सही हो सकता है? सिद्धार्थ: हंस पर बाण अवश्य तुमने चलाया है, परंतु इसे मैंने बचाया है। देवदत्त: यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ: हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है, इसे मैंने बचाया है। देवदत्त: लेकिन इसका शिकार मैंने किया है। मित्र: इस प्रकार से आपस में झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा राजकुमार, इससे तो अच्छा है कि हम सभी महाराज शुद्धोधन के दरबार में चलते हैं। देवदत्त:
हाँ, यही ठीक रहेगा। महाराज बहुत न्यायप्रिय हैं, सही फैसला करेंगे। आगे क्या हुआ बच्चों? सिद्धार्थ ने कहा कि देवदत्त, क्या तुमने इसे घायल किया है? तो देवदत्त ने कहा कि कपिला नगरी में तुम्हारे अलावा और इतना अच्छा कौन बाण चला सकता है। तो वह बोलता है, वह मानता है कि उसने घायल किया है और कहता है कि अगर मैंने इसे घायल किया है तो यह मेरा पक्षी है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, मैंने इसे बचाया है तो यह मेरा पक्षी है। फिर वह इसी बात पर झगड़ा करने लगते हैं। फिर उनका मित्र कहता है कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप दोनों महाराज के दरबार में चलिए। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि हाँ, राजा शुद्धोधन दरबार में चलते हैं क्योंकि वह न्यायप्रिय हैं, वो जरूर इसके बारे में कुछ हमें सुझाव देंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। तीनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं। शुद्धोधन, सिद्धार्थ, तुम इस पक्षी को अपने बड़े भाई को दे दो। सिद्धार्थ, महाराज, इस पक्षी की ओर से मैं न्याय की मांग करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि इस पक्षी के प्राणों की रक्षा की जाए। तो आगे क्या हुआ? शुद्धोधन कहता है सिद्धार्थ को कि यह जो पक्षी है वह तुम देवदत्त को दे दो। फिर इसके बाद जो सिद्धार्थ है वह शुद्धोधन से कहते हैं कि जो यह पक्षी है इसके प्राण की रक्षा करो। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ देखते हैं। देवदत्त, हाँ महाराज, न्याय किया जाए कि यह पक्षी किसका है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जंगल के जानवर उसी के होते हैं जो उन्हें पकड़ता या उनका शिकार करता है। न्याय से यह पक्षी मेरा है। सिद्धार्थ, महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ने वाला भोले भाले पक्षी कुछ कह नहीं सकते, उनकी जान बचाना क्या अन्याय है। शुद्धोधन, देवदत्त, तुम्हारा कहना भी ठीक है, परंतु पक्षी अभी मरा नहीं, प्रश्न उसके जीवन का है, पक्षी सिद्धार्थ का है। देवदत्त, यह राजहंस आकाश में उड़ रहा था, मैंने इसे तीर से मारा, यह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा को चिंतित देखकर मंत्री बीच दरबार में आ गए। तो बच्चों यहाँ पर आगे क्या हुआ? देवदत्त जो है वो कहता है कि महाराज, आपको न्याय करना ही होगा और बताना होगा कि यह पक्षी किसका है। मैंने आसमान में इस पक्षी को देखा था और मैंने उस पर तीर चलाया और वह घायल होकर भूमि पर गिर गया। और आगे सिद्धार्थ कहता है कि महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार भी नहीं है, और ये आकाश में उड़ने वाले भोले भाले पक्षी होते हैं जिनकी जान बचाना कोई अन्याय तो नहीं है। तो अगर मैंने उसकी जान बचाई है तो वह पक्षी मेरा हुआ। शुद्धोधन भी इस बात पर हाँ करते हैं और सिद्धार्थ को कहते हैं कि यह पक्षी तुम्हारा ही है। देवदत्त कहता है कि जब मैंने इस पक्षी को पकड़ा, मैंने पहले देखा वह गिर गया भूमि पे आकर, तो वह मेरा हुआ। फिर आगे क्या होता है? जो मंत्री है वह बीच दरबार में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्री, महाराज, हंस किसका है इसका निर्णय स्वयं हंस को ही करने दीजिए, हंस को बीच में छोड़ दीजिए, वह जिसके पास चला जाएगा उसको सौंप दिया जाएगा। देवदत्त और सिद्धार्थ कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं, बीच में हंस को छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने देवदत्त को इशारा किया, देवदत्त पुचकार कर आजा। हंस डर से कांपने लगता है। तो बच्चों आगे क्या होता है? मंत्री आकर यह सुझाव देते हैं कि यह जो निर्णय लेना है वह हम हंस पर छोड़ देते हैं। अब देवदत्त और सिद्धार्थ थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं और हंस को बीच में छोड़ दिया जाता है। हंस अभी भी कांप रहा होता है। मंत्री इशारा करते हैं देवदत्त को कि पुचकारो उसे, आजा, ऐसे करके पक्षी को जैसे बुलाया जाता है उस प्रकार बुलाओ। परंतु जो पक्षी था यानी कि हंस था वह डर से कांप रहा होता है। आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ? मंत्री, सिद्धार्थ, अब तुम हंस को बुलाओ। सिद्धार्थ बाहें फैलाते हुए आ मेरे पास आ जा। हंस घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए उसकी गोद में आ जाता है। मंत्री, लीजिए महाराज, फैसला हो गया। राजहंस सिद्धार्थ को मिल गया। देवदत्त मुंह नीचे कर दरबार से बाहर निकल गया। तो बच्चों आगे क्या हुआ? मंत्री फिर सिद्धार्थ को बोलते हैं कि पक्षी को पुकारो।
फिर सिद्धार्थ पक्षी को पुकारता है, आ जा। फिर जो पक्षी है यानी कि हंस, वह घायल पंख फड़फड़ाते हुए सिद्धार्थ की गोद में आ जाता है और देवदत्त वहां से राज दरबार से निकल जाता है। अगला अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। उपवन यानी कि बगीचा, हल यानी कि समाधान, अन्याय यानी कि अनीति, अंजलि यानी कि हथेली, न्यायप्रिय यानी कि नियम के अनुकूल, और फैसला यानी कि निर्णय। आगे उच्चारण करें। सबसे पहला शब्द परोपकारी, खोज, कोमल, घायल, शिकार, अंत में जीवन, श्रुतलेख। सबसे पहला शब्द है उपवन। इसी प्रकार जो अन्य शब्द बचे हैं आप स्वयं लिखेंगे, मैं उन्हें पढ़ती हूँ। बाघ, घायल, निशाना, शिकार, प्राण। ठीक है बच्चों, अब आपकी बारी। वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। कहानी के प्रारंभ में किसे महल के उपवन में टहलते हुए दिखाया गया है? कहानी के प्रारंभ में राजकुमार सिद्धार्थ को उपवन में टहलते हुए दिखाया गया है। कहानी में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? कहानी में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ से घायल पक्षी मांगने कौन उपवन में आ जाता है? सिद्धार्थ से घायल पक्षी को मांगने उनका चचेरा भाई देवदत्त उपवन में आ जाता है। क्या सिद्धार्थ ने देवदत्त को घायल पक्षी ना देकर सही किया? हाँ, सिद्धार्थ ने देवदत्त को घायल पक्षी ना देकर बिल्कुल सही किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सिद्धार्थ किसके साथ महल के उपवन में टहल रहे थे? पहला मित्र के, दूसरा देवदत्त के, तीसरा राजा शुद्धोधन के। उत्तर होगा मित्र के। सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? पहला कौशल नगरी, दूसरा उज्जैनी नगरी, तीसरा कपिला नगरी। उत्तर होगा कपिला नगरी। हंस पर किसने बाण चलाया? पहला सिद्धार्थ ने, दूसरा सिद्धार्थ के मित्र ने, तीसरा देवदत्त ने। उत्तर होगा देवदत्त ने। किसका निर्णय सही था? पहला देवदत्त का, दूसरा राजा का, तीसरा राजा के मंत्री का। उत्तर होगा राजा के मंत्री का। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ डैश के उपवन में टहल रहे थे। उत्तर होगा राजमहल के उपवन में। सहसा एक डैश आकार सिद्धार्थ के मित्र के पैरों में आ गिरा। यहां उत्तर होगा पक्षी। हंस को डैश लगी थी और वह घायल था। उत्तर होगा बाण। डैश सिद्धार्थ का भाई था। उत्तर होगा देवदत्त। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवदत्त सिद्धार्थ से क्या चाहता था? देवदत्त सिद्धार्थ से यह चाहता था कि वह जो पक्षी है वह उसे लौटा दे। यह उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। देवदत्त और सिद्धार्थ न्याय के लिए किसके पास गए? देवदत्त और सिद्धार्थ न्याय के लिए राजा शुद्धोधन के पास गए। आप यह उत्तर स्वयं लिखेंगे। देवदत्त ने राजा शुद्धोधन को क्या तर्क दिया? देवदत्त ने राजा शुद्धोधन को यह तर्क दिया कि अगर मैंने बाण चलाकर उस पक्षी को मारा है और वह भूमि पर गिरा है तो वह पक्षी मेरा होगा क्योंकि मैंने उसे पहले देखा था। यह उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। फैसला कैसे किया गया? फैसला हंस पर छोड़ दिया गया। देवदत्त और सिद्धार्थ को कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया गया और हंस को बीच में छोड़ दिया गया। अब हंस जिसके पास भी जाएगा उसी का होगा। ठीक है बच्चों, यह उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे।
भाषा का कौशल लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क उपवन, उपवन में बहुत सारे फूल हैं। यह वाक्य आप स्वयं लिखेंगे। ख अंजलि, अंजलि में पानी भर कर हंस को पिलाया। यह वाक्य भी आप स्वयं लिखेंगे। ग न्यायप्रिय, राजा को न्यायप्रिय रहना चाहिए। यह उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। घ हल, किसी भी समस्या का हल निकालना थोड़ा कठिन होता है। यह वाक्य भी आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची पर गोला लगाइए। क उपवन, सरोवर, बगीचा, सुमन, पवन। उत्तर होगा बगीचा। ख फूल, पुष्प, मेघ, जल, पर्वत। उत्तर होगा पुष्प। ग बाण, पताका, बाघ, तीर, गर्मी। उत्तर होगा तीर। घ पक्षी, ताल, दुग्ध, रश्मि, खग। उत्तर होगा खग। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। क मित्र, उत्तर होगा शत्रु। ख बाहर, उत्तर होगा अंदर। ग न्याय, उत्तर होगा अन्याय। घ घायल, उत्तर होगा स्वस्थ। अड़ जीवन, उत्तर होगा मृत्यु। च सही, उत्तर होगा गलत। प्रश्न 4, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। क घायल, इस प्रकार लिखेंगे। ख अंजलि, इस प्रकार लिखेंगे। ग उपवन, इस प्रकार लिखेंगे। घ फुल, बड़े उ की मात्रा। अड़ आकाश, आकाश। च पक्षी, बड़ी की मात्रा। प्रश्न 5, नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों। क सिद्धार्थ, तुम इस पक्षी को अपने बड़े भाई को दे दो। सिद्धार्थ, यहाँ अल्प विराम लगेगा और अंत में पूर्ण विराम। ख क्या तुमने इसे घायल किया है? तो यह प्रश्न है, प्रश्न सूचक लगाएंगे। ग यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। यहाँ अल्प विराम और पूर्ण विराम अंत में। घ उनकी जान बचाना क्या अन्याय है? अल्प विराम और यहाँ पर विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों। क्रियात्मक कार्य, क्रियात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। न्यायप्रिय राजा एकांकी का अभिनय अपनी कक्षा में कीजिए। तो बच्चों, यह जो एकांकी है, इसका अभिनय आपको अपनी कक्षा में करना है। भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के चित्र एकत्रित करके चार्ट पेपर पर उनके नाम के साथ कक्षा में लगाइए। तो जो भिन्न भिन्न पशु पक्षी हैं, उनके चित्र एकत्रित करने हैं और चार्ट पेपर पर आप सभी को लगाने हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।